इंडियन हिस्ट्री की सीरीज़ में आज हम लोग क्लास 8 की एनसीईआरटी का आगे का चैप्टर कवर करने वाले हैं। पूरे 12 चैप्टर थे इसमें और इसमें 6 को कवर कर दिया गया है। आज बचे हुए 6 को हम लोग पूरा कंप्लीट करेंगे और ये एनसीईआरटी है दृष्टि पब्लिकेशन की, जिससे कि पूरी तरीके से प्रैक्टिस के उद्देश्य से बनाई गया है। और स्टेटमेंट वाले ये क्वेश्चंस हैं जो कि आपके यूपीएससी लेवल के एग्ज़ामिनेशन, पीसीएस लेवल के एग्ज़ामिनेशन, यहाँ तक कि वनडे की परीक्षा के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसमें आपको जितनी भी चीज़ें मिलेंगी, पहले तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जा रही है और फिर उससे संबंधित जो व्याख्या दिया हुआ है, इस व्याख्या के ज़रिए बहुत हद तक आपके बहुत सारे उससे रिलेटेड स्टोरी भी समझ में आ जा रही है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जा रहे हैं और उससे रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न आपके तैयार हो जा रहे हैं। तो बहुत सारे ही फ़ायदे हैं। तो चलिए इस एनसीईआरटी को हम लोग आज शुरू करते हैं। आगे का चैप्टर है बुनकर, लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक। प्रश्न है कि भारतीय कपड़े और विश्व बाजार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। भारतीय कपड़े और विश्व बाजार के संबंध में 18वीं सदी की शुरुआत में यूरोप में भारतीय कपड़े की इतनी अधिक मांग थी कि इंग्लैंड की महारानी भी भारतीय कपड़ों से बने परिधान को पहनती थी। ये बिल्कुल सही बात है। ब्रिटिश सरकार ने अपने ऊन व रेशम निर्माताओं को संरक्षण प्रदान करने के लिए एक एक्ट पारित किया था जिसका नाम कैलिको एक्ट था। ये भी बिल्कुल सही है। भारत में संयुक्त प्रांत स्थित लखनऊ बंडाना शैली के कपड़े का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र था। तो ये गलत है। बाकी ये दोनों आपका पहला और दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है भारतीय कपड़ों और विश्व बाजार के संदर्भ में। तो 18वीं सदी की शुरुआत में यूरोप में भारतीय कपड़े, अब ये व्याख्या बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है। इससे आपके ये पूरा ये टॉपिक भारतीय कपड़े विश्व बाजार संबंधित इतने टॉपिक आपके तैयार हो जाएंगे कि यहाँ से आपके डायरेक्ट वाले भी अगर क्वेश्चन बनेंगे तो वो आप बहुत ईजिली आंसर कर पाएंगे। 18वीं सदी की शुरुआत में यूरोप में भारतीय कपड़े की इतनी अधिक मांग थी कि इंग्लैंड के रईस ही नहीं बल्कि खुद महारानी भी भारतीय कपड़े से बने परिधान को पहनती थी। मसालों की तलाश में आए पुर्तगालियों ने सबसे पहले केरल के कालीकट में डेरा डाला और यहाँ से वो मसालों के साथ साथ सूती कपड़ा भी ले गए थे। इस सूती कपड़े को उन्होंने कैलिको कहा, जो कि बाद में हर तरह के सूती कपड़ों के लिए प्रयोग किया जाने लगा। भारतीय कपड़े की लोकप्रियता से इंग्लैंड के ऊन और रेशम व्यापारी बेचैन थे, जिनके दबाव में 1720 में ब्रिटिश सरकार ने इंग्लैंड में छापेदार सूती कपड़े के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने के लिए एक कानून पारित कर दिया। संयोगवश इस कानून को भी कैलिको अधिनियम ही कहा जाता था। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है। तीसरा स्टेटमेंट आपने देखा कि भारत में संयुक्त प्रांत स्थित जो लखनऊ बंडाना शैली थी वो उसके कपड़े सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र, वो जो कपड़े का जो ब्रांड था आपका बंडाना शैली के कपड़ों का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र था। तो ये गलत है, क्योंकि बंडाना शैली के कपड़े अधिकांशतः राजस्थान और गुजरात में बनाए जाते थे। लखनऊ ने बंगाल में स्थित ढाका और संयुक्त प्रांत, जो कि अब उत्तर प्रदेश बन गया है, ये यहाँ पे जो लखनऊ है ये जामदानी बुनाई के सबसे महत्वपूर्ण केंद्र थे। लखनऊ जामदानी बुनाई के। ढाका 18वीं सदी में सबसे अधिक महत्वपूर्ण कपड़ा उत्पादन केंद्र था। पटोला बुनाई सूरत, अहमदाबाद और पटना में होती थी। पटोला बुनाई। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 19वीं सदी में बुनकरों के द्वारा तैयार भारतीय कपड़ों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो 19वीं सदी में बुनकरों के द्वारा तैयार भारतीय कपड़ों के संदर्भ में बताइए जो स्टेटमेंट दिया है, इनमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट है सही। पहला है कि ब्रिटेन में सूती कपड़ा उद्योग के विकास से भारतीय कपड़ों को अंतर्राष्ट्रीय कपड़ा बाजारों में ब्रिटिश उद्योगों में बने कपड़ों से मुकाबला करना पड़ता था। दूसरा है कि 19वीं सदी की शुरुआत में ब्रिटिश सरकार ने भारत से आने वाले कपड़े पर भारी सीमा शुल्क थोप दिए थे। तीसरा है कि 19वीं सदी के अंत में दक्षिणी भारत के शोलापुर और पश्चिमी भारत का मदुरा बुनकरी के महत्वपूर्ण केंद्र थे। और चौथा है कि 1931 में चरखे को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे की बीच वाली पट्टी में जगह दी गई, जिससे खादी को बल मिला। तो आप बताइए कि इनमें से कौन सा 19वीं सदी में बुनकरों के द्वारा तैयार भारतीय कपड़ों के संदर्भ में बिल्कुल सही है। तो आप कहेंगे कि चौथा तो आपने जाना कि पट्टी बनाने वाला सही है।
पहला, दूसरा और ये चौथा, ये तीनों ही सही है। बाकी तीसरा जो है कि 19वीं सदी के अंत में दक्षिणी भारत के शोलापुर और पश्चिमी भारत का मदुरा बुनकरी के महत्वपूर्ण केंद्र थे, ये गलत है, बाकी सारे सही हैं। ब्रिटेन में सूती कपड़ा उद्योग के विकास से 19वीं सदी की शुरुआत में भारतीय कपड़ा उत्पादकों को यूरोप और अमेरिका जैसे बाजारों में ब्रिटिश उद्योगों से आए कपड़ों का मुकाबला करना पड़ता था। साथ ही भारत में इंग्लैंड को कपड़े का निर्यात मुश्किल होता जा रहा था, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने भारत से आने वाले कपड़े पर भारी सीमा शुल्क थोप दिया था। तो पहला और दूसरा सही है। ऐसा प्रभाव भारतीय कपड़ा उद्योग को पतन की ओर ले गए। 1830 के दशक तक भारतीय बाजार ब्रिटेन में बने सूती कपड़े से भर गए और 1880 के दशक तक स्थिति ये हो गई थी कि भारत के लोग जितना सूती कपड़ा पहनते थे उसमें 2/3 ब्रिटेन का बना होता था। अब तीसरा स्टेटमेंट गलत था। ऐसे प्रभावों के बाद भी भारतीय कपड़ा बुनकरी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि कपड़ों की कुछ किस्में मशीनों पर नहीं बन सकती थी। तो इसलिए पश्चिमी भारत में शोलापुर और दक्षिणी भारत में मदुरा 19वीं सदी के आखिर में बुनकरी के नए महत्वपूर्ण केंद्र बनकर के सामने आए थे। ठीक है, महत्वपूर्ण। बाद में राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने भी लोगों से आह्वान किया कि वे आयातित कपड़े का बहिष्कार करें और हाथ से कते सूत और हाथ से बुने कपड़े ही पहने। इस तरह खादी राष्ट्र का प्रतीक बनती चली गई और 1931 में चरखे को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे के बीच वाली पट्टी में जगह दी गई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। क्या क्या कथन है देखिए। भारत में औद्योगिक सूती वस्त्रोत्पादन की पहली बड़ी लहर प्रथम विश्व युद्ध के समय में दिखाई दी थी। औद्योगिक सूती वस्त्र के उत्पादन की पहली बड़ी जो लहर थी वो प्रथम विश्व युद्ध के समय में हुई थी। तो आप कहेंगे कि यहाँ पे सही पूछा जा रहा है, तो हाँ बिल्कुल सही है। भारत में लोहे एवं इस्पात में औद्योगिक विस्तार प्रथम विश्व युद्ध के समय में शुरू हुआ था, तो बिल्कुल। टीपू सुल्तान की तलवार में खास विशेषता वाली वुड्स स्टील का प्रयोग हुआ था। टीपू सुल्तान की तलवार में वुड्स स्टील का प्रयोग हुआ था, हाँ ये भी सही है, तीनों ही सही है। चलिए आइए इसके बारे में विशेष जानकारी ले लेते हैं। तीनों ही सही है। भारत में औद्योगिक सूती वस्त्रों का उत्पादन की पहली लहर प्रथम विश्व युद्ध के दौरान के समय में दिखाई दिया था, जब ब्रिटेन से आने वाले कपड़े की मात्रा में काफ़ी कमी आई थी और सैनिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भारतीय कारखानों से कपड़े का उत्पादन बढ़ाने की मांग की जाने लगी थी। सूती कपड़े की तरह लोहे और इस्पात के मामले में भी औद्योगिक विस्तार तभी शुरू हुआ था जब भारत में ब्रिटिश आयात गिरने लगा और भारतीय वस्तुओं की मांग बढ़ी। टीपू सुल्तान की तलवार की धार इतनी पैनी थी कि वो लौह कवच को भी आसानी से चीर सकती थी। इस तलवार में ये गुण कार्बन की अधिक मात्रा वाली वुड्स नामक स्टील से पैदा हुआ था, जो उस समय पूरे दक्षिण भारत में बनाई जाती थी। टीपू सुल्तान की तलवार की एक विशेषता ये भी थी कि उसकी मूठ पर कुरान की आयतें लिखी हुई थी। कुरान की आयतें लिखी हुई थी, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत की पहली सूती कपड़ा मिल स्थापित हुई थी? किस स्थान पर हुई थी? बम्बई में हुआ था सूती कपड़ा मिल। 1854 में बम्बई में स्थापित हुआ था। ये कताई मिल थी। अगला है कि भारत में लौह इस्पात कारखानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। लौह इस्पात कारखानों के संदर्भ में बताइए कि दोनों स्टेटमेंट में से कौन कौन सा सही है। भिलाई स्टील संयंत्र के लिए अयस्क की आपूर्ति का स्रोत ढूंढने में बंगाल की तांती समुदाय के लोगों ने सहायता किया था। दूसरा है कि टिस्को यानी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना सुवर्ण रेखा नदी के तट पर की गई थी। तो आप कहेंगे कि इन दोनों में से कौन सा सही है? केवल दूसरा सही है। ठीक है, केवल दूसरा सही है। भिलाई स्टील संयंत्र के लिए अयस्क की आपूर्ति स्रोत ढूंढने में सहायता करने वाला समुदाय अगरिया समुदाय थी। ठीक है, कौन सी? अगरिया समुदाय थी, ना कि बंगाल की तांती समुदाय थी। अगरिया जैसे कई समुदाय लोहा बनाने में माहिर थे। इन्होंने दुनिया के सबसे बेहतरीन लौह अयस्क भंडारों में से एक राजहरा पहाड़ियों को ढूंढने में भी भूवैज्ञानिक चार्ल्स वेल्ड और जमशेदजी टाटा के बड़े बेटे की सहायता किया हुआ था। और दूसरा सही है कि ये क्या था?
पहला गलत था कि बंगाल की तांती एक प्रसिद्ध बुनकर समुदाय है। इसके अतिरिक्त उत्तर भारत के जुलाहे और मोमिन, दक्षिण भारत के साले व कैकोलार तथा देवांग समुदाय भी बुनकरी के लिए प्रसिद्ध थे। टिस्को की स्थापना जमशेदपुर में सुवर्णरेखा नदी के तट पर हुई थी, जिसमें कि 1912 में स्टील का उत्पादन होने लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में की जाने वाली बुनाई तथा इससे संबंधित शहरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला है कि पटोला बुनाई सूरत, अहमदाबाद और पाटन में होती थी। दूसरा है जामदानी बुनाई के लिए उत्तर प्रदेश स्थित लखनऊ सबसे महत्वपूर्ण केंद्रों में से एक था। तीसरा है कि बंडाना शैली के कपड़े उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर शहरों में बनाए जाते थे। तो बताइए कि भारत में की जाने वाली बुनाई और इससे संबंधित शहरों के बारे में इनमें से पूछ क्या रहा है गलत। गलत कौन सा? हमेशा मेरे से चीज़ें ये हो जाती है गलत। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट गलत है। पहला और दूसरा तो सही है, लेकिन तीसरा वाला गलत है। यानी कि गलत पूछ रहा है तो सही कौन सा इसमें? ऑप्शन थर्ड इज़ द राइट आंसर। पटोला बुनाई सूरत, अहमदाबाद और पाटन में होती थी। इंडोनेशिया में इस बुनाई का भारी बाजार था और वहाँ ये स्थानीय बुनाई परंपरा का हिस्सा बन गया था। पहला सही था। जामदानी एक तरह का बारीक मलमल होता था जिस पर कि करघे में सजावटी चिन्ह बुने जाते थे। इसका रंग स्टेली और सफ़ेद होता था, स्लेटी कलर, ग्रे टाइप में। आमतौर पर सूती और सोने के धागों का इस्तेमाल किया जाता था। बंगाल में स्थित ढाका और उत्तर प्रदेश में स्थित लखनऊ जामदानी बुनाई का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र था। बाकी तीसरा गलत है, क्योंकि बंडाना शैली के कपड़े अधिकांशतः राजस्थान और गुजरात में बनाए जाते थे। 8वां चैप्टर है देशी जनता को सभ्य बनाना, राष्ट्र को शिक्षित करना। देशी जनता को सभ्य बनाना और राष्ट्र को शिक्षित करना, ये हमारा अतीत का तृतीय यानी क्लास 8 की एनसीईआरटी है। तो इसमें क्या क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को हम लोग कवर करते हैं। शिक्षा में प्राच्यवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्राच्यवाद के संदर्भ में प्राच्यवादी मानते थे कि अंग्रेजों को पश्चिमी ज्ञान के बजाय भारतीय ज्ञान को ही प्रोत्साहन देना चाहिए। प्राच्यवादी ये मानते थे। तो आपके हिसाब से क्या है? ये बिल्कुल सही है। विलियम जोन्स और हेनरी थॉमस कोलब्रुक प्राच्यवादी थे। वॉरेन हेस्टिंग्स प्राच्यवादियों के घोर विरोधी थे। प्राच्यवादी विचारों के आधार पर ही कलकत्ता में एक मदरसे तथा बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी। तो बताइए कि इनमें से कौन कौन सा सही है। सही की बात की जाए तो इसमें से पहला, दूसरा और चौथा सही है। तीसरा गलत है कि वॉरेन हेस्टिंग्स प्राच्यवादियों के घोर विरोधी थे। क्यों गलत है, आइए जानते हैं। प्राच्यवादी ये क्या होता था? ये एशिया की भाषा और संस्कृत का गहन ज्ञान रखने वाले को प्राच्यवादी कहते थे। प्राच्यवादी मानते थे कि अंग्रेजों को पश्चिमी ज्ञान की बजाय भारतीय ज्ञान को ही प्रोत्साहित करना चाहिए। वो मानते थे कि हिंदू और मुसलमानों को वही पढ़ाया जाना चाहिए जिससे वे पहले से परिचित हैं और जिससे वे आदर और महत्व देते हैं। केवल तभी अंग्रेज देशी जनता का दिल जीत सकते हैं और केवल तभी अजनबी शासक अपनी प्रजा से आदर की उम्मीद कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला सही है स्टेटमेंट। दूसरा क्या हमने जाना कि विलियम जोन्स 1783 में भारत आए थे। ये कंपनी के द्वारा स्थापित सुप्रीम कोर्ट के जूनियर जज के पद पे कार्यरत थे। ये एक भाषाविद और विचारों से प्राच्यवादी था। हेनरी थॉमस कोलब्रुक और नेथेलियन हॉलहेड भी क्या थे? प्राच्यवादी थे। कोलब्रुक और हॉलहेड भी प्राच्यवादी थे। ये सभी भारतीय साहित्य को समझ करके उनके अनुवाद में लगे हुए थे। दूसरा भी सही है। तीसरा गलत है। वॉरेन हेस्टिंग्स प्राच्यवादियों के भारी समर्थक थे, ना कि विरोधी थे। प्राच्यवादी के विचारों को ध्यान में रख कर के ही 1781 में अरबी फारसी इस्लामी कानून के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए कलकत्ता में एक मदरसा खोला गया था। इसी क्रम में 1791 में बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी ताकि वहां पे प्राचीन संस्कृत ग्रंथों की शिक्षा दी जा सके और देश का शासन चलाने में मदद मिल सके। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के गठन से संबंधित नहीं है? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल से इसमें से कौन सा संबंधित नहीं है? विलियम जोन्स, हेनरी थॉमस कोलब्रुक, नेथेलियन हॉलहेड या फिर कार्नेवालिस्ट। कार्नेवाली संबंधित नहीं है। ये तीनों हैं। विलियम जोन्स ने हेनरी थॉमस कोलब्रुक और
नेथेलियन हॉलहेड के साथ में मिलकर के एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया था। एशियाटिक रिसर्च नामक शोध पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया गया। नेक्स्ट है कि प्राच्यवादियों का विरोध और पश्चिमी शिक्षा का समर्थन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। प्राच्यवादियों के विरोध और पश्चिमी शिक्षा के संदर्भ में पहला है कि प्राच्यवादी दृष्टिकोण के विरोधी मानते थे कि पूर्वी समाजों का ज्ञान त्रुटियों से भरा हुआ है और वैज्ञानिक है। प्राच्यवादी दृष्टिकोण के विरोधी मानते थे ये चीज़। प्राच्यवादियों का विरोध करने वालों में जेम्स मिल और थॉमस बेबिंगटन मैकाले प्रमुख थे। तीसरा कह रहा है कि प्राच्यवादी विरोधी मानते थे कि शिक्षा देशी जनता को खुश करने के लिए नहीं बल्कि उपयोगी और व्यवहारिक चीज़ों के ज्ञान के लिए दी जानी चाहिए। तो आपको इसमें से उत्तर चुनना है और बताइए कि इसमें से कौन कौन सा उत्तर सही है। ये तीनों ही देखा जाए तो तीनों ही बिल्कुल सही है। क्या पूछा रहा है? सही, हाँ तीनों सही है। प्राच्यवादी के जो विरोधी थे वो ये मानते थे कि पूर्वी समाजों का ज्ञान त्रुटियों से भरा हुआ है और अवैज्ञानिक है। उनके अनुसार पूर्वी साहित्य अगंभीर और सतही है। प्राच्यवादियों पर हमला करने वालों में जेम्स मिल और थॉमस बेबिंगटन मैकाले प्रमुख थे। हमला करने वाले में जेम्स मिल का मानना था कि अंग्रेज़ों को देशी जनता को खुश करने के लिए और उसका दिल जीतने के लिए जनता की इच्छा के हिसाब से या उसकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा नहीं देनी चाहिए। उनकी राय में शिक्षा के जरिए उपयोगी और व्यवहारिक चीज़ों का ज्ञान दिया जाना चाहिए। इसलिए भारतीयों को पढ़ाया जाना चाहिए कि पश्चिम ने किस तरह की वैज्ञानिक और तकनीकी सफलताएँ हासिल कर ली है। चौथा है कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय का केवल एक खाना ही भारत और अरब के समूचे देशी साहित्य के बराबर है। ये कथन किसका है? ये कथन है थॉमस बेबिंगटन मैकाले का। एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय का केवल एक खाना ही भारत और अरब के समूचे देशी साहित्य के बराबर है। मैकाले का ये है। थॉमस बेबिंगटन मैकाले प्राच्य शिक्षा का विरोधी और पाश्चात्य शिक्षा का समर्थक था। वो भारत को असभ्य देश मानता था। उसका कहना था कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय का केवल एक खाना ही भारत और अरब के समूचे देशी साहित्य के बराबर है। आगे बढ़ते हैं। वुड्स डिस्पैच के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। वुड्स डिस्पैच से रिलेटेड ये स्टेटमेंट है और बताइए कि इनमें से कौन कौन सा सही है। तीनों में से इसमें प्राच्यवादी ज्ञान के स्थान पर यूरोपीय शिक्षा को अपनाने के फायदे बताए गए हैं। इसमें तर्क दिया गया है कि यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों के नैतिक चरित्र का उत्थान होगा और वो इंग्लैंड एवं कंपनी के प्रति अधिक सत्यवादी और ईमानदार बनेंगे। इस दस्तावेज में व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा देने का तर्क दिया गया था। तो इसमें से सही बतानी है और तीनों ही सही है। वो डिस्पैच से संबंधित। 1854 में लंदन स्थित कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने भारतीय गवर्नर जनरल को कंपनी के नियंत्रक मंडल के अध्यक्ष चार्ल्स वुड के नाम से एक नोट भेजा, जिसे कि वुड का नीति पत्र यानी वुड्स डिस्पैच के नाम से जाना जाने लगा। इस दस्तावेज में भारत में लागू की जाने वाली शिक्षा नीति की रूपरेखा स्पष्ट करते हुए एक बार फिर प्राच्यवादी ज्ञान के स्थान पर यूरोपीय शिक्षा को अपनाने के फायदे बताए गए। वुड के नीति पत्र में तर्क दिया गया कि यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों के नैतिक चरित्र का उत्थान होगा। वो सत्यवादी और ईमानदार बनेंगे। इसके फलस्वरूप कंपनी के पास भरोसेमंद कर्मचारियों की कमी नहीं रहेगी। इस दस्तावेज में व्यवसाय के लिए शिक्षा का तर्क भी था, जिसमें कि कहा गया था कि यदि भारतीयों को यूरोपीय शिक्षा और जीवन शैली से अवगत कराया गया तो उनकी रुचियों और आकांक्षाओं में भी बदलाव आएगा और ब्रिटिश वस्तुओं की मांग पैदा होगी, क्योंकि तब यहाँ के लोग यूरोप में बनी चीज़ों को अपनाना और खरीदना शुरू कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 19वीं सदी में भारतीय शिक्षा और कंपनी के संदर्भ में से कौन कौन सा सही है। भारतीय शिक्षा और कंपनी के संदर्भ में पहला स्टेटमेंट है कि भारत में सक्रिय ईसाई प्रचारकों ने व्यवहारिक शिक्षा के पक्ष में दिए जा रहे तर्कों का घोर विरोध किया। दूसरा है, पहला वाला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है कि कंपनी ने देशी स्कूलों में शिक्षा की प्रगति पर रिपोर्ट तैयार करने का जिम्मा विलियम एडम को दिया था। ये भी सही है। 1854 के बाद कंपनी ने देशी शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने का प्रयास किया। ये भी आपने अभी जाना, ये भी सही है। ये तीनों ही बिल्कुल सही है।
19वीं सदी में भारत में सक्रिय ईसाई प्रचारकों ने व्यवहारिक शिक्षा के पक्ष में दिए जा रहे तर्कों का घोर विरोध किया। प्रचारकों का मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य लोगों के नैतिक चरित्र में सुधार लाना होता है। नैतिक उत्थान केवल ईसाई शिक्षा के जरिए ही संभव है। 1830 के दशक में स्कॉटलैंड से आए ईसाई प्रचारक विलियम एडम को कंपनी ने देशी स्कूलों में शिक्षा की प्रगति पर रिपोर्ट तैयार करने का काम किया था। इस रिपोर्ट के अनुसार बंगाल और बिहार में 1 लाख से अधिक पाठशालाएं और इनमें पढ़ने वाले बच्चों की कुल संख्या 20 लाख से भी अधिक थी। एडम ने पाया कि ये प्रणाली स्थानीय आवश्यकताओं के लिए काफ़ी अनुकूल है। 19वीं सदी के मध्य तक कंपनी का ध्यान मुख्य रूप से उच्च शिक्षा पर था, लेकिन 1854 के बाद उसने देसी शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने का भी प्रयास किया। तो तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि 19वीं सदी में भारतीय विचारकों और शिक्षा के संदर्भ में बताइए कौन कौन से स्टेटमेंट सही है। पॉज करिए, खुद से समझिए, तब जा कर के आप आंसर करिए और तब लाके इसको प्ले करिए, तब आपके अच्छे से प्रैक्टिस भी हो जाएंगे। और जो चीज़ नहीं आएंगी उसके बाद अगर आप देखेंगे ना तो वो चीज़ हमेशा के लिए आपको याद रहेंगे। महात्मा गांधी पश्चिमी शिक्षा के विरुद्ध थे। क्वेश्चन कह रहा है कि 19वीं सदी में भारतीय विचारकों और शिक्षा के संदर्भ में कौन कौन से स्टेटमेंट सही है। महात्मा गांधी पश्चिमी शिक्षा के विरुद्ध थे, परंतु रविन्द्रनाथ टैगोर ने पश्चिमी शिक्षा का पूर्णतः समर्थन किया। तो आप कहेंगे कि गलत है ये। महात्मा गांधी ने भारतीय शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए शांति निकेतन नामक संस्थान की शुरुआत की थी। ये भी गलत है। ना तो पहला सही है, ना ही दूसरा सही है। ऑप्शन डी। महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर दोनों पश्चिमी शिक्षा के विरुद्ध थे, लेकिन दोनों के बीच फर्क भी था। गांधी जी पश्चिमी सभ्यता और मशीनों व प्रौद्योगिक की उपासना के कट्टर आलोचक थे, वहीं टैगोर आधुनिक पश्चिमी सभ्यता और भारतीय परंपरा के श्रेष्ठ तत्वों का सम्मिश्रण चाहते थे। पश्चिमी शिक्षा के दोनों ही विरोधी थे। शांति निकेतन संस्थान की शुरुआत रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया है, ठीक है। महात्मा गांधी ने नहीं, 1901 में किया था। यह कलकत्ता से 100 किलोमीटर दूर एक ग्रामीण परिवेश में स्थित था, शांति निकेतन। 8वां क्वेश्चन है कि 19वीं सदी तक की देशी शिक्षा व्यवस्था के संदर्भ में बताइए कौन कौन से स्टेटमेंट सही है। आपके पास आगे ये 2 स्टेटमेंट हैं। उस समय की पाठशालाओं के बहुत छोटे छोटे केंद्र थे जिनमें कि 20 से ज़्यादा विद्यार्थी नहीं होते थे। 20 से ज़्यादा विद्यार्थी नहीं होते थे, बिल्कुल सही बात है। पाठशाला में पढ़ने वाले बच्चों की कुल संख्या काफ़ी बढ़ी थी पाठशाला में, ये भी सही है। तीसरा कह रहा है कि बच्चों की फीस उसके माँ बाप की आमदनी से तय होती थी, ये भी सही है। शिक्षा मौखिक, लिखित और पाठ्यक्रमानुसार होती थी, चौथा गलत है। बाकी तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। ईसाई प्रचारक विलियम एडम ने देशी शिक्षा के संबंध में कंपनी को सौंपी अपनी रिपोर्ट में कुछ बातें बताई थी। वो बातें निम्न हैं। उस समय की पाठशालाओं के बहुत छोटे छोटे केंद्र थे जिनमें कि आमतौर पर 20 से ज़्यादा विद्यार्थी नहीं होते थे, फिर भी इन पाठशालाओं में पढ़ने वाले बच्चों की कुल संख्या काफ़ी बड़ी थी। ये पाठशालाएं संपन्न लोगों या फिर स्थानीय समुदाय द्वारा चलाई जा रही थी, पहला स्टेटमेंट, और दोनों ही दूसरा सही है। शिक्षा का तरीका काफ़ी लचीला था। बच्चों की फ़ीस उनके माँ बाप की आमदनी पर तय होती थी। अमीरों को ज़्यादा और गरीबों को कम फीस देनी पड़ती थी। लचीली प्रणाली स्थानीय आवश्यकताओं के लिए काफ़ी अनुकूल थी, जैसे कि फसलों की कटाई के समय कक्षाएं बंद हो जाती थी। इसका परिणाम ये था कि साधारण काश्तकारों के बच्चे भी पढ़ाई कर सकते थे। शिक्षा मौखिक होती थी और क्या पढ़ना है ये बात विद्यार्थियों की ज़रूरतों को देखते हुए गुरु तय करता था, ना कि ये पाठ्यक्रम अनुसार होता था, लिखित होता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए 9वां चैप्टर है। टोटल इसमें 12 चैप्टर है, जिसमें कि अब तक हम लोगों ने 8 चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। 9वां चैप्टर है महिलाएं, जाति एवं सुधार। ये हम पढ़ चुके हैं NCERT क्लास 8 में। तो अब चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। अंग्रेजों ने अपने शासनकाल में भारतीय समाज में विधवाओं और बच्चों के जीवन में सुधार लाने के लिए कुछ कानूनी प्रयास किए थे। तो निम्नलिखित में ऐसे प्रयासों का कालक्रम कौन सा होगा? शुरू से अंत तक ये कार्यक्रम कौन है? तो 3 कार्यक्रम हैं, बताइए कौन कौन से हैं। सारे देखिए ऑप्शन और आंसर करिए इसको। सती प्रथा पर रोक, फिर विधवा विवाह के पक्ष में कानून बना, उसके बाद बाल विवाह निषेध अधिनियम आया, ठीक है। सती प्रथा पर रोक, विधवा विवाह के पक्ष में कानून बना, फिर बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित हुआ। राजा राम मोहन राय ने
देश में पश्चिमी शिक्षा का प्रयास करने और महिलाओं के लिए अधिक स्वतंत्रता व समानता के पक्षधर थे वो। उनके प्रयासों के फलस्वरूप 1829 में 1829 में सती प्रथा पर पाबंदी लगाई गई। प्रसिद्ध समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से 1856 में विधवा विवाह के पक्ष में कानून पारित किया गया। ठीक है, पहले क्या किया गया? सती प्रथा पाबंदी लगाई गई। उसके बाद 1856 में विधवा विवाह के पक्ष में कानून पारित हुआ। विद्यासागर ने कलकत्ता के लड़कियों के लिए स्कूल भी खोला। इसके अतिरिक्त विधवा विवाह के समर्थन में मद्रास प्रेसिडेंसी के तेलुगु भाषी इलाकों में वीरेशलिंगम पंतुलु ने एक संगठन बनाया। वीरेशलिंगम पंतुलु ने। इसके बाद बाल विवाह अधिनियम आया, 1929 में पारित किया गया। इस अधिनियम के अनुसार 18 साल से कम उम्र के लड़के और 16 साल से कम उम्र की लड़की की शादी नहीं की जा सकती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्य समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसने किया था? आर्य समाज की स्थापना किया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने 1875 में किया था। आर्य समाज ने हिंदू धर्म को सुधारने का प्रयास किया गया है। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद ने भी विधवा विवाह का समर्थन किया था। 19वीं सदी के आखिरी हिस्से में आर्य समाज द्वारा महिलाओं की स्थिति सुधारने के प्रयासों के क्रम में पंजाब में लड़कियों के लिए स्कूल भी खोले गए थे। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश काल में स्त्री पुरुष तुलना नामक किताब, जिसमें पुरुषों और महिलाओं के बीच मौजूदा सामाजिक भेदभाव की आलोचना की गई थी, तो बताइए कि इनमें से किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? इस किताब को किसने प्रकाशित किया था? ताराबाई शिंदे ने किया था। ब्रिटिश काल में महिलाओं की स्थिति सुधारने के प्रयासों के क्रम में ही बहुत सारी महिलाओं ने समाज में महिलाओं की स्थिति पर अपने आलोचनात्मक विचार प्रकट किए। पूना में घर पर ही रहकर के शिक्षा प्राप्त करने वाली ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना नाम से एक किताब प्रकाशित की, जिसमें कि पुरुषों और महिलाओं के बीच मौजूदा सामाजिक भेदभाव की आलोचना की गई थी। इसके बाद जो 3 लोग के और नाम दिए गए थे उनके बारे में आप जान लीजिए, ताकि अगला प्रश्न अगर इससे संबंधित बने तो आप लोग आंसर कर सके। बेगम रुकैया सखावत 20वीं सदी के शुरुआती दौर की एक प्रभावशाली महिला थी। इन्होंने कलकत्ता और पटना में मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल खोले। बेगम रुकैया सखावत। मुमताज़ अली भी एक समाज सुधारक थे। इन्होंने कुरान शरीफ की आयतों का हवाला देते हुए महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार दिए जाने की वकालत की थी। संस्कृत की महान विद्वान थी पंडिता रमाबाई। इनका मानना था कि हिंदू धर्म महिलाओं का दमन करता है। उन्होंने ऊंची जातियों की हिंदू महिलाओं की दुर्दशा पर एक किताब भी लिखी थी। उन्होंने पूना में एक विधवा गृह की स्थापना भी किया था, रमाबाई ने। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश काल में जाति और समाज सुधार के प्रयासों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। इससे पहले जितने भी सीरीज़ में वीडियो आए हुए हैं इंडियन हिस्ट्री के एनसीईआरटी के, उनके प्लेलिस्ट हैं और डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक है। आप वहाँ से सीक्वेंस वाइज पूरे 6 से स्टार्ट कर सकते हैं, ताकि सारे क्वेश्चन आपके सीरीज़ वाइज सीरियल वाइज कंप्लीट हो सके। तो बताइए कि ब्रिटिश काल में जाति और समाज सुधार के प्रयासों के संदर्भ में कौन कौन सा सही है, विचार करिए। आपके पास 3 स्टेटमेंट है और बताइए कि इनमें से कौन कौन सा सही है। राजा राम मोहन राय ने जाति व्यवस्था की आलोचना करने वाले एक पुराने बौद्ध ग्रंथ का अनुवाद किया। प्रार्थना समाज ने सभी जातियों की आध्यात्मिक समानता पर जोर दिया। जाति उन्मूलन के लिए काम करने हेतु बम्बई में परमहंस मंडली का गठन किया गया। तो बताइए कि इनमें से कौन कौन सा सही है। आप सभी ने बहुत अच्छे से उसको देख लिया होगा, तीनों ही बिल्कुल सही है। तीनों के बारे में विशेष जानकारी। ब्रिटिश काल में जाति और समाज सुधार के अनेक प्रयास किए गए। इसी क्रम में राजा राम मोहन राय ने जाति व्यवस्था की आलोचना करने वाले एक पुराने बौद्ध ग्रंथ का अनुवाद किया। प्रार्थना समाज भक्ति परंपरा का समर्थक था, जिसमें सभी जातियों की आध्यात्मिक समानता पर जोर दिया गया था। जाति उन्मूलन के लिए काम करने के लिए बम्बई में 1840 में परमहंस मंडली का गठन किया गया। इन सुधारकों और सुधार संगठनों के सदस्यों में बहुत सारे ऊंची जातियों के लोगों को भी शामिल थे। ये लोग भी शामिल थे। आगे बढ़ते हैं। इन युग्मों पर विचार करिए और बताइए कि कौन सा एक दूसरे से मेल है। मदिगा समुदाय आंध्र प्रदेश में था। महार समुदाय महाराष्ट्र में था। दुबला समुदाय असम में था। तो इसमें से अगर सुमेलन की बात करें तो मदिगा समुदाय आंध्र प्रदेश में था और महार समुदाय आपके महाराष्ट्र में था। ठीक है, दोनों ही सही है, बाकी तीसरा गलत है।
मदिगा आंध्र प्रदेश में एक महत्वपूर्ण अछूत जाति रही थी। ये लोग पशुओं के शवों को साफ करने, चमड़ा तैयार करने और चप्पल जूतियाँ सीने में माहिर थे। मदिगा समुदाय दक्षिण भारत के अन्य राज्यों तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में बसे भी थे। ठीक है, दक्षिण भारत के अन्य राज्यों में भी बसे थे। महार समुदाय की बात करें तो ये महाराष्ट्र के आसपास के राज्यों में रहता था। ये महाराष्ट्र में अनुसूचित जातियों का सबसे बड़ा समूह था महार समुदाय। इस समुदाय के लोग अछूत माने जाते थे। जातिगत सुधार आंदोलनों के बड़े नेताओं में एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महार समुदाय से ही थे। दुबला समुदाय गुजरात में वास करते थे। ठीक है, असम में नहीं, ध्यान रखिएगा। इस समुदाय के लोग ब्रिटिश काल में स्वर्ण जमींदारों के यहाँ पे मजदूरी करते थे। नेक्स्ट है, ब्रिटिश काल में न्याय और समानता के लिए हुए प्रयासों के संदर्भ में बताइए कि कौन सा सही नहीं है। ब्रिटिश काल में न्याय और समानता के संदर्भ में सही नहीं है ये बतानी है। तो इसके लिए आपको पूरे स्टेटमेंट की अच्छी खासी जानकारी होनी चाहिए। जातीय भेदभाव के विरुद्ध घासीदास ने दक्षिण भारत में सतनामी आंदोलन शुरू किया था। तो इसमें से कौन सा सही नहीं है ये बतानी है। तो ये तो गलत है, लेकिन यहाँ पे सही नहीं पूछा गया है, तो ये सही है। पूर्वी बंगाल में हरिदास ठाकुर के मतुआ पंथ ने निम्न जाति चंडाल काश्तकारों के बीच काम किया था, ये सही है। सत्यशोधक समाज नामक संगठन ने जातीय समानता के संदर्भ में मुहिम चलाई थी, ये भी सही है। ये दोनों सही है, ये गलत है, लेकिन यहाँ पूछा है कि कौन सा सही नहीं है, तो सही होगा आपका ऑप्शन ए। क्योंकि सतनामी आंदोलन की शुरुआत मध्य भारत में हुई थी। घासीदास जो कि एक निम्न जाति के व्यक्ति थे, उसने आंदोलन शुरू किया था। इस आंदोलन के सदस्यों ने कपड़े का काम करने वालों को संगठित किया था, चमड़े का काम करने वालों को। पूर्वी बंगाल में हरिदास ठाकुर के मतुआ पंथ ने निम्न जाति के चांडाल काश्तकारों के बीच काम किया था, दूसरा कथन सही है। हरिदास ने जाति व्यवस्था को सही ठहराने और ब्राह्मणवादी ग्रंथों पर सवाल उठाए। एझावा निम्न जाति के श्री नारायण गुरु ने अपने लोगों के बीच में एकता का आदर्श रखा था। निम्न जाति के नेताओं में ज्योतिराव फूले, जिनका जन्म 1827 में हुआ था, फूले सबसे मुख्य नेताओं में से एक थे। इनके द्वारा स्थापित किए गए सत्यशोधक समाज संगठन ने जातीय समानता के समर्थन में मुहिम चलाई थी। सातवां क्वेश्चन है कि गुलामगिरी नामक पुस्तक का लेखक कौन है। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक हैं ज्योतिराव फूले। आगे बढ़ते हैं। 1873 में ज्योतिराव फूले ने गुलामगिरी नामक किताब लिखी थी गुलामी के बारे में। इसके लगभग 10 साल पहले अमेरिकी गृह युद्ध हो चुका था, जिसके फलस्वरूप अमेरिका में दास प्रथा खत्म कर दी गई थी। फूले ने ये पुस्तक उन सभी अमेरिकियों को समर्पित किया था जिन्होंने गुलामों को मुक्ति दिलाने के लिए संघर्ष किया था। 19वीं सदी के आखिरी हिस्से में ज्योतिराव फूले द्वारा महिलाओं की स्थिति सुधारने के प्रयासों के क्रम में महाराष्ट्र में लड़कियों के लिए स्कूल भी खोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश काल में गैर ब्राह्मण आंदोलन से संबंधित ईवी रामास्वामी के संदर्भ में बताइए कि कौन सा सही है, विचार करिए। पहला है, इन्हें पेरियार नाम से भी जाना जाता था। स्वाभिमान आंदोलन की शुरुआत रामास्वामी ने की थी। ये हिंदू वेद पुराणों के कट्टर आलोचक थे। तो बताइए कि कौन सा सही है। विचार आप लोगों ने कर लिया होगा और आपने विचार ये किया है कि ये तीनों ही सही है, तो बिल्कुल सही है आप लोग, पूरा तीनों ही सही है। ब्रिटिश काल में गैर ब्राह्मण आंदोलन 20वीं सदी के आरंभ में शुरू हुआ था। पेरियार के नाम से प्रसिद्ध ईवी रामास्वामी नायकर ने अछूतों के हितों को ध्यान में रखते हुए स्वाभिमान आंदोलन शुरू किया। पेरियार उस समय के महान दलित नेता थे। पेरियार हिंदू वेद पुराणों के कट्टर आलोचक थे। खास तौर से मनु के द्वारा रचित संहिता, भगवत गीता और रामायण की वो कटु आलोचक थे। नेक्स्ट, ये युग्म है और बताइए कि इनमें से कौन कौन से युग्म एक दूसरे से मैच कर रहे हैं। ब्रह्म समाज के लोग उपनिषदों पर विश्वास करते थे। यंग बंगाल महिलाओं के लिए शिक्षा की मांग के लिए था ये।
रामकृष्ण मिशन चलाया गया था, समाज सेवा और निस्वार्थ श्रम के जरिए मुक्ति के लक्ष्य पर जोर दिया गया। ये तीनों ही मैच कर रहे हैं एक दूसरे से, सही है तीनों। नेक्स्ट है, इन युग्मों पर विचार करिए, इसमें से बताइए कि कौन सा सही नहीं है, मतलब कौन सा मैच नहीं कर रहा है इसमें से। वेद समाज संबंधित है, ईश्वर के अस्तित्व विश्वास नहीं करते थे वेद समाज के लोग, ये आपका गलत है। अलीगढ़ आंदोलन पूर्ण इस्लामिक शिक्षा के लिए था, ये भी गलत है। सिंह सभा आंदोलन सिखों का सुधारवादी संगठन था, ये सही है। यहाँ सही नहीं पूछ रहे हैं तो पहला और दूसरा दोनों ही सही नहीं है। वेद समाज की स्थापना मद्रास में 1864 में हुआ था, ये ब्रह्म समाज से प्रेरित था। इसने जातिगत भेदभाव को समाप्त करने और विधवा विवाह तथा महिला शिक्षा को प्रोत्साहन करने के लिए काम किया था। इसके सदस्य एक ईश्वर के अस्तित्व विश्वास रखते थे, एक ईश्वर के अस्तित्व में। इन्होंने रूढ़िवादी हिंदुत्व के अंधविश्वासों और अनुष्ठानों की सख्त निंदा की थी। अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत सर सैयद अहमद खां के नेतृत्व में अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से हुई थी। सैयद अहमद खां के द्वारा 1875 में अलीगढ़ में खोले गए मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को इस कॉलेज को ही बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जाना गया। यहाँ पे मुसलमानों की पश्चिमी विज्ञान के साथ साथ में विभिन्न विषयों की आधुनिक शिक्षा दी जाती थी। अलीगढ़ आंदोलन का शैक्षणिक सुधारों के क्षेत्र में गहरा प्रभाव रहा था। बाकी अब सीख के बारे में जान रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। ये जो संगठन था वे सुधारवादी संगठन के रूप में सिंह सभाओं की स्थापना 1873 में अमृतसर में शुरू हुई थी। 1879 में लाहौर में भी सिंह सभा का गठन किया गया। इन सभाओं ने सिख धर्म को अंधविश्वासों, जाति भेदभाव और ऐसे आचरण जिसे वे गैर सिख समझती थी, ये इनसे मुक्ति कराने का प्रयास किया इन्होंने। और उन्होंने सिखों को शिक्षा देने के लिए प्रोत्साहित किया, जिसमें कि अक्सर आधुनिक ज्ञान के साथ साथ में सिख धर्म के सिद्धांतों को भी पढ़ाया जाता था। नेक्स्ट है, प्रार्थना समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। प्रार्थना समाज के संदर्भ में, और बताइए कि इनमें से कौन कौन सा सही है। इसकी स्थापना बम्बई में की गई, बिल्कुल सही है। इसने जातीय बंधनों की समाप्ति तथा बाल विवाह के उन्मूलन का प्रयास किया, ये बिल्कुल सही है। इसने महिला की शिक्षा को प्रोत्साहित किया, महिलाओं की, किंतु विधवा विवाह पर पाबंदी का समर्थन किया था, गलत है। केवल पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत है। आगे बढ़ते हैं। मंदिर प्रवेश आंदोलन के संदर्भ में बताइए कौन सा सही है, विचार करिए। अंबेडकर ने 1927 में मंदिर प्रवेश आंदोलन की शुरुआत की थी। इस आंदोलन में मदिगा जाति के लोगों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। बताइए कौन सा सही है, केवल पहला सही है। 1927 में अंबेडकर ने मंदिर प्रवेश आंदोलन की शुरुआत की थी, जिसमें कि महार जाति के लोगों ने बड़ी संख्या में भागीदारी किया था, मदिगा ने नहीं। ब्राह्मण पुजारी इस बात पर बहुत आग बबूला हुए कि दलित भी मंदिर के जलाशय का पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 10 है दृश्य कलाओं की बदलती दुनिया। दृश्य कलाओं की बदलती दुनिया। फर्स्ट क्वेश्चन कि ब्रिटिश कालीन विभिन्न भारतीय दृश्य कला शैलियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है। इसमें से सुमेलित ढूंढनी है कि कौन सा है। उत्कीर्ण चित्र लकड़ी या फिर धातु के छापे से कागज पर बनाई जा गई तस्वीर थी, उत्कीर्ण चित्र, बिल्कुल सही है। रूप चित्र किसी व्यक्ति का ऐसा चित्र था जिसमें कि उसके चेहरे, रूप सही समझ में आ रहा है कि चेहरे और हाव भाव पर अधिक जोर दिया गया होगा, सही है। जीवन अध्ययन कलाकारों के लिए जीवित मंडलों की मुद्राओं के आधार पर मानव आकृतियों का अध्ययन था, जीवन अध्ययन। ये तीनों ही एक दूसरे से बिल्कुल मैच कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। साम्राज्यवादी युग की कलाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला है कि यूरोपीय कलाकार अपने साथ यथार्थवाद का विचार और तैलचित्रों की तकनीक भारत लाए थे। दूसरा है कि थॉमस डेनियर और विलियम डेनियर मनोहारी चित्र शैली परंपरा के सबसे प्रसिद्ध चित्रकार रहे थे। तो आप कहेंगे कि इनमें से कौन सा बिल्कुल सही है। दोनों ही एकदम सही है। तीसरा क्वेश्चन है इनमें से कौन सी
विधा या विधाएं और शैलियाँ अंग्रेजों के माध्यम से भारत आई थी? कौन सी शैली? लघु चित्र, भित्ति चित्र, परिप्रेक्ष्य विद्या या फिर खर्रा चित्र? कौन कौन इसमें से विधा या फिर शैली अंग्रेजों के माध्यम से आई थी? परिप्रेक्ष्य विद्या। भित्ति चित्र का अर्थ है दीवार पर बना चित्र। ये एक भारतीय स्थानीय परंपरा है। टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों की सांस्कृतिक परंपराओं का विरोध किया और भित्ति चित्र जैसे स्थानीय परंपराओं को प्रोत्साहित किया। लघु चित्र का अर्थ छोटे चित्रों से है। ये मध्यकाल के भारतीय कलाकारों द्वारा बनाई जाने वाली कला का हिस्सा है। परिप्रेक्ष्य विधि यूरोपीय यथार्थवाद का एक तत्व है। ये एक ऐसा तरीका है जिसके ज़रिए दूर की चीज़ें छोटी दिखाई देती है और समानांतर रेखाएं दूर जाकर के एक दूसरे से विलीन होती प्रतीत होती है। इससे नज़दीक और दूर वाली चीज़ों के बीच की दूरी का बोध होता है इससे परिप्रेक्ष्य विधि में। खर्रा चित्र कागज़ के लंबे रोल पर बनाई गई ऐसी पेंटिंग होती है जिससे कि लपेटा जा सकता था। बंगाल में काली घाट के स्थानीय गांवों में रहने वाले चित्रकार, जिन्हें कि पटुआ कहा जाता था, वो खर्रा चित्रकार थे। परिप्रेक्ष्य विधि लाए गए थे किसके माध्यम से? अंग्रेजों के माध्यम से। अगला है कि ब्रिटिश काल में राष्ट्रीय कला के संदर्भ में बताइए कि कौन सा सही है, विचार करिए। राजा रवि वर्मा ने आधुनिक और राष्ट्रीय कला शैली विकसित करने में योगदान दिया था। दूसरा है कि अवनींद्रनाथ टैगोर और इनके समूह ने पश्चिमी कला परंपराओं को भारत में नई ऊंचाई पर पहुंचाया था। इन दोनों में से केवल पहला सही है। राजा रवि वर्मा ने आधुनिक और राष्ट्रीय कला शैली विकसित करने में योगदान दिया। नेक्स्ट है कि टीपू सुल्तान के विरुद्ध अंतिम युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? नेतृत्व किया था जनरल सर डेविड बेयर्ड ने। अगला क्वेश्चन, दरिया दौलत महल निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? दरिया दौलत महल कहाँ पे है, किस राज्य में है? कर्नाटक में। गौथिक शैली के संदर्भ में बताइए, विचार करिए। इस शैली में नुकीली मेहराबें और लंबाई पर जोर देती संरचना दिखाई देती है। बम्बई में बना विक्टोरिया टर्मिनस एक रेलवे स्टेशन है, इसी शैली में बना है। तो विचार करिए कौन सा इसमें से सही है? दोनों। इतिहास के चित्रकारी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। 3 कथन है। ये साम्राज्यवादी कला की एक श्रेणी थी। इन चित्रों में ब्रिटिश शाही इतिहास की विभिन्न घटनाओं को नाटकीय रूप में चित्रित किया जाता था। 18वीं सदी के आखिरी और 19वीं सदी के शुरुआती सालों में इस तरह की चित्रकारी को सम्मान की नज़र से नहीं देखा जाता था। बताइए इनमें से कौन सा इतिहास की चित्रकारी से बिल्कुल सही है? पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत है। चैप्टर नंबर 11 है कि राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक। राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन, चलिए उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। 1870 और 80 के दशकों में ब्रिटिश सरकार के द्वारा पारित विभिन्न कानूनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। 1870 से 80 के दशकों में ब्रिटिश सरकार के द्वारा, पहला है आर्म्स एक्ट पारित किया गया, जिसमें कि प्रावधान था कि भारतीय अपने पास हथियार नहीं रख सकते हैं। तो ये बिल्कुल सही है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित करके सुनिश्चित किया गया कि यदि किसी अखबार में कोई भी आपत्तिजनक चीज़ छापती है तो सरकार अपनी प्रिंटिंग प्रेस सहित सारी संपत्ति को जब्त कर सकती है। ये भी सही है। इल्बर्ट बिल में प्रावधान किया गया कि भारतीय न्यायाधीश ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों के मुकदमे नहीं सुन सकते हैं। ये गलत है, बाकी ये दोनों ही सही है। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस की स्थापना कहाँ पे की गई थी? कांग्रेस की स्थापना बम्बई में की गई थी। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, इसके लेखक, पुस्तक के लेखक कौन है? दादा भाई नौरोजी हैं। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूँगा, ये किसका कथन है? आप सभी को बहुत ही अच्छे से एकदम कंठस्थ होगा, बाल गंगाधर तिलक का कथन है ये। बंगाल विभाजन के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? बंगाल विभाजन में
बंगाल विभाजन के समय में भारत का वायसराय लॉर्ड कर्जन था। सही है ये। विभाजन में बंगाल के पूर्वी भाग को उड़ीसा में मिला दिया गया था। नहीं, ये गलत है। इसके विरोध में उपजे स्वदेशी आंदोलन को आंध्र के डेल्टा इलाकों में वंदे मातरम आंदोलन कहा गया था। बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सा इसमें से नहीं सही है, तो दूसरा वाला, केवल दूसरा। मुस्लिम लीग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया। बंगाल विभाजन के दशक में ही मुस्लिम लीग ने सरकार से मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचिका की मांग की थी। तीसरा है कि ऐतिहासिक लखनऊ समझौता मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में संपन्न हुआ था। तो बताइए मुस्लिम लीग के बारे में कौन कौन सा सही है। तीनों ही बिल्कुल सही है। PDF मिल जाएंगे आप सभी को। ये घटना है, और ये घटना किस समय में हुई थी ये आप बताइए। ये घटनाएं किस समय में हुई। महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका से भारत वापसी कब हुई थी? 1915 में हुई थी। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 में हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस भारत कब आए थे? 1915 में। असहयोग आंदोलन 20 में हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 30 में, और 42 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। रॉलेट एक्ट के संदर्भ में विचार करिए। ये कानून अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के विरुद्ध था। जलियांवाला बाग में इसके विरोध में एकमात्र लोगों पर जनरल डायर के द्वारा गोलियां चलवा दी गई थी। एकत्र लोगों पे। तो ये दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट है, खिलाफत आंदोलन की शुरुआत के पीछे क्या कारण था मुख्य? अंग्रेजों के द्वारा खलीफा पर बहुत सख्त संधि थोपना, जलियांवाला बाग हत्याकांड, अंग्रेजों द्वारा मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था को वापस लेना, या इनमें से कोई नहीं। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत का मुख्य कारण या प्रमुख कारण था कि अंग्रेजों के द्वारा खलीफा पर बहुत सख्त संधि थोपना। 1920 में अंग्रेजों ने तुर्की के सुल्तान खलीफा पर बहुत सख्त संधि थोप दी थी। भारतीय मुस्लिम भी चाहते थे कि पुराने ऑटोमन साम्राज्य में स्थित पवित्र मुस्लिम स्थानों पर खलीफा का नियंत्रण बना सके। तो ये खलीफा आंदोलन के खिलाफत आंदोलन के शुरू होने के मुख्य कारण थे। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ब्रिटिश भारत के संदर्भ में साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय प्रतिनिधि नहीं था। सही है। कांग्रेस के द्वारा पारित पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव के आधार पर 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाई गई थी। ये भी सही है। आज़ाद हिंद फौज का गठन सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। ये गलत है। पहला और दूसरा सही है। आज़ाद हिंद फौज का गठन रास बिहारी बोस ने किया था। बाद में उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च कमांडर नियुक्त करके उनके हाथों में इसकी कमान सौंप दी थी। रास बिहारी बोस, याद रखिएगा। अगला है कि भगत सिंह के संदर्भ में कथन पे विचार करिए। भगत सिंह के संदर्भ में ये हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक थे। बिल्कुल। इन्होंने B.K. दत्त के साथ में केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंका था। दोनों सही है। आगे अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश काल के संदर्भ में विचार करिए। 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया गया था। 1937 के चुनाव में संयुक्त प्रांत में कांग्रेस के साथ में मिलकर के सरकार बनाने के मुस्लिम लीग के प्रस्ताव को कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया था। दोनों में से दोनों ही नहीं, सिर्फ पहला सही है, दूसरा गलत है। दूसरा क्यों गलत है आइए जानते हैं। मुस्लिम लीग 1937 में मुस्लिम लीग संयुक्त प्रांत में कांग्रेस के साथ में मिलकर के सरकार बनाना चाहती थी, लेकिन कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया, जिससे कि कांग्रेस और लीग के बीच में फासला और बढ़ गया। दूसरा कथन गलत है। अगला है कैबिनेट मिशन के संदर्भ में विचार करिए।
कैबिनेट मिशन के संदर्भ में बताइए कौन सा सही है। इसमें अलग पाकिस्तान की मांग अस्वीकार कर दी गई थी, बिल्कुल सही है। इसमें सुझाव दिया गया था कि भारत को मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को कुछ स्वायत्तता देते हुए एक ढीले ढाले महासंघ के रूप में संगठित किया जाए, दोनों ही बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है कि लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस किस तिथि को मनाने का आह्वान किया गया था। 16 अगस्त 1946 को। नेक्स्ट, विचार करिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल 1931 में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। मौलाना आज़ाद जिन्ना के द्विराष्ट्र सिद्धांत के समर्थक थे। आज़ाद जिन्ना के द्विराष्ट्र सिद्धांत के समर्थक थे। इसमें पूछा कौन सा सही नहीं है, बतानी है, तो सही नहीं इसमें सिर्फ तीसरा है, बाकी ये दोनों सही है। खान अब्दुल गफ्फार खान के संदर्भ में कथनों पर विचार करिए। इन्हें बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता था। इन्होंने खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना की थी। तो बताइए कि इनमें से कौन सा सही है। दोनों ही सही है। स्वतंत्रता संघर्ष में शामिल महिलाओं के संदर्भ में विचार करिए। सरोजनी नायडू दांडी यात्रा के मुख्य नेताओं में से एक थी। सरोजनी नायडू, बिल्कुल। कर्नाटक की अंबाबाई भी स्वतंत्रता संघर्ष में महत्वपूर्ण योगदान देने वाली महिला थी। ये भी सही है। पहला और दूसरा दोनों सही है। नेक्स्ट, लास्ट है क्लास 8 की, ये नहीं है एनसीईआरटी का। स्वतंत्रता के बाद के क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे क्लास 8 की एनसीईआरटी से। स्वतंत्रता के बाद बने भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं उपस्थित थी। बताइए। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, सभी नागरिकों की कानून की नज़र में समानता, छुआछूत के चलन की समाप्ति, अछूतों के साथ साथ आदिवासियों को विधायिका और नौकरियों में संरक्षण। तो बताइए कि स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान के संबंध में कौन सी विशेषताएं सही है। ये चारों ही सही हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता के बाद मूल संविधान में किए गए कुछ प्रावधानों के संदर्भ में बताइए। मूल संविधान में कौन सा प्रावधान किए गए, विचार करिए। रक्षा और विदेश मामलों को केंद्रीय सूची, जबकि कराधान को राज्य सूची में शामिल कर दिया गया था। नहीं, वन एवं कृषि को समवर्ती सूची में रखा गया था। ये सही है। हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया, जबकि विभिन्न राज्यों के बीच संचार के लिए अंग्रेजों के इस्तेमाल का फैसला किया गया था। ये भी सही है। दूसरा और तीसरा सही है, पहला वाला गलत है। केंद्र और राज्यों के बीच में मतभेदों को दूर करने के लिए संविधान के विभिन्न विषयों को 3 सूचियों में बांटा गया। 3 सूची है, केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। केंद्रीय सूची में कराधान, रक्षा और विदेशी मामलों आदि को रखा गया था, जो केंद्र सरकार के अधीन विषय थे। राज्य सूची में शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे विषय लिए गए थे, जिसमें कि हिस्सेदारी मुख्य रूप से राज्यों पर थी इसकी हिस्सेदारी। समवर्ती सूची में वन एवं कृषि आदि ऐसे विषयों को रखा गया था जिनके बारे में केंद्र और राज्य सरकारें दोनों ही संयुक्त रूप से फैसला ले सकती थी। संविधान निर्माताओं ने हिंदी को भारत की राजभाषा का दर्जा दिया था, जबकि अदालतों, सेवाओं, विभिन्न राज्यों के बीच संचार आदि के लिए अंग्रेजों के इस्तेमाल का फैसला किया गया था। आगे बढ़ते हैं। नए संविधान के साथ भारत अंतर्विरोधों के नए युग में प्रवेश करने जा रहा था। तो राजनीति में हमारे पास समानता होगी और सामाजिक व आर्थिक जीवन में हम असमानता की राह पर चलेंगे। ये कथन किसका है? ये कथन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। नेक्स्ट है, ये घटनाएं हुई और ये घटनाएं किस समय में हुई थी वो बतानी है आपको। आंध्र प्रदेश के रूप में नए राज्य का गठन कब हुआ था? 1953 में हुआ था। राज्य पुनर्गठन आयोग ने रिपोर्ट सौंपी थी। कब सौंपी थी? 1956 में। बम्बई प्रांत का मराठी और गुजराती भाषा 2 अलग राज्यों में विभाजन कब हुआ था? 1960 में हुआ था। ठीक है, 66 में नहीं हुआ था, 60 में हुआ था। और पंजाब का विभाजन कर हरियाणा का गठन किया गया था 1966 में। ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट है स्वतंत्रता के बाद भारत के विकास के लिए निश्चित की गई नीतियों के संदर्भ में विचार करिए। स्वतंत्रता के बाद भारत के विकास के लिए निश्चित की गई नीतियों, और बताइए कि इनमें से कौन सा सही है। आर्थिक विकास हेतु नीतियां बनाने और उनको लागू करने के लिए योजना आयोग का गठन किया गया। योजना आयोग का गठन किया गया, सही है। दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों और विशाल बांध परियोजना पर सबसे अधिक जोर दिया गया, ये भी सही है। जवाहरलाल नेहरू ने भारत की विदेश नीति का मूल आधार गुट निरपेक्ष आंदोलन को बनाया था, ये भी बिल्कुल सही है, तीनों ही सही है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का निधन कब हुआ था? इनका निधन हुआ था 30 जनवरी 1948 को। हरिजनों की अक्षमता के लिए ऊंची जातियां जिम्मेदार हैं। हरिजनों की अक्षमता के लिए कथन किसका है? जवाहरलाल नेहरू का। और इसके साथ ही ये चैप्टर भी समाप्त होता है। इस चैप्टर की समाप्ति के बाद यानी जो क्लास 8 की जो एनसीईआरटी है, इसमें हम लोगों ने इस एनसीईआरटी के नई वाली एनसीईआरटी के क्वेश्चन को भी हम लोगों ने कवर किया। अब पुरानी एनसीईआरटी के क्वेश्चन को भी हम लोग करेंगे। पुरानी एनसीईआरटी में आपके आधुनिक भारत के 12 चैप्टर टोटल होंगे, उस 12 चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करेंगे। उसके बाद क्लास 9 की एनसीईआरटी पे आएंगे। क्लास 9 की पुरानी एनसीईआरटी जिसमें कि प्राचीन भारत है, मध्यकालीन भारत है जिसको कि सतीश चंद्र घ से लिया गया है, इन दोनों को कवर करेंगे। उसके बाद हम लोग 9 के बाद सीधे क्लास 8 की एनसीईआरटी के बाद क्लास 8 की एनसीईआरटी के बाद हम लोग क्लास 11 की एनसीईआरटी कवर करेंगे। जो चीज़ें सिर्फ एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है, सिर्फ उन्हीं चीज़ों को इसमें दृष्टि पब्लिकेशन में कवर किया गया है। तो 9 के बाद सीधे हम लोग को 11 पढ़नी है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। प्लेलिस्ट में आप सीरियल वाइज सारे क्वेश्चन को कवर करिए, 2 से 3 बार करेंगे तो पूरी तरीके से आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएंगे।